नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गौतम। आज युवा दिवस की सभी युवाओं को शुभकामनाएं। और युवाओं के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार की। हमारे साथ अनुपम है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जुमला दिवस भी ट्रेंड कराया था और बेरोजगारों की आवाज पूरे देश भर में उठाते हैं। अनुपम जी, आज युवा दिवस है, पीएम ने भी संबोधित किया। मोदी सरकार बात करती है कि 2030 तक हम जापान से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, और आप बेरोजगारी को लेकर इतना सरकार के पीछे पड़े रहते हैं, ऐसा क्यों है? मतलब देखिए, ये जो आपने बात कही ना 2030 तक जापान से को भी पीछे छोड़ देंगे, ये आपने एक्चुअली एक बात ट्रिगर कर दी मेरे मन में। एक जब हम लोग स्कूल में होते थे तो अक्सर पढ़ते थे, एक विजन 2020 होता था डॉक्टर कलाम का, जिसमें ये बताया जाता था कि जब 2020 आएगा तब तक हमारे देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। स्वास्थ्य के पैमानों पे, शिक्षा के पैमानों पे, महिला सुरक्षा के पैमानों पे, हर पैमाने पे देश हमारा एकदम आइडियल हो जाएगा। हम चीन को बीट कर चुके होंगे अर्थव्यवस्था के मामले में, अमेरिका को कंपटीशन दे रहे होंगे। ये विजन 2020 था जो हम लोग आज से 15-20 साल पहले पढ़ते थे, जिसके बारे में ये भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक डॉक्यूमेंट था डॉक्टर कलाम की देखरेख में। और डॉक्टर कलाम ने यह कहा था कि जब 2020 आएगा तो ये अचीवेबल टारगेट है, ये कोई बस सपना नहीं है हवा हवाई। अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो हम ये अचीव कर जाएंगे। आप देखिए 2020 बीत चुका है, 2022 आ गया है। अब तो हम लोग कहाँ चीन को पीछे छोड़ने वाले थे, हमको पीछे छोड़ गया बांग्लादेश। स्थिति तो ये हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का युवा सक्षम है सृजन के मामले में, मतलब आविष्कार कर सकता है। अगर सरकारी नौकरियां कम हो गई हैं तो फिर प्राइवेट फील्ड की तरफ चले। वही बात कह रहा हूँ कि देखिए, प्रधानमंत्री जी इतना ही नहीं, बहुत सारी और सुंदर सुंदर अच्छी बातें कहते हैं जिससे कोई असहमति किसी की हो ही नहीं सकती। अब मैं आपको कहूँगा कि हमको साफ सफाई रखना चाहिए, आप क्यों लड़ेंगे मुझसे इस बात पे? बिल्कुल अच्छी बात, सही बात, अच्छी बात। अब युवाओं में ऊर्जा होती है, क्यों लड़ेंगे आप इस बात पे? सब सही बात है, यही सब बातें बोल बोल के तो गोली दिए जा रहे हैं साथ में। मतलब युवाओं की तारीफ करते हैं, मतलब काम नहीं होता है। जो रोजगार पे जो मेरा कहना है वो सिर्फ मेरा परसेप्शन नहीं है, इसके आंकड़े हैं, सॉलिड डेटा है। मतलब एक होता है आपने जुमला दिवस ट्रेंड कराया, तो आपको क्यों लगता है कि रोजगार के मामले में सरकार ने सिर्फ जुमला दिया है? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, जैसे कि ये एक तो हो सकता है कि हमारा आपका ओपिनियन कुछ हो सकता है, पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है, और इकोनॉमी को लेकर भी ओपिनियन हो सकता है कि अच्छा है खराब है। अभी मैं चलिए थोड़ी देर के लिए ओपिनियन की बात नहीं करता हूँ, फैक्ट्स की बात करता हूँ, डेटा की बात करता हूँ, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। डेटा क्या था? 2018 के दिसंबर तक ये आंकड़ा आ गया था, ये NSSO की तरफ से, ये भारत सरकार की एजेंसी है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उसका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया जिसने कहा कि भारत में बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये भारत सरकार का डेटा है, हमारा डेटा नहीं है, किसी विदेशी एजेंसी का डेटा नहीं है। 45 साल का रिकॉर्ड कैसे तोड़ा? 46वें साल का जो डेटा है उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि स्वतंत्र भारत में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी कभी नहीं रही। एक दूसरा आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ, NCRB का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, उसका आंकड़ा ये था कि हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार खुदकुशी कर रहे हैं हमारे देश में। मतलब हर दिन, हर 24 घंटे में 36 बेरोजगार खुदकुशी कर रहे हैं हमारे देश में। आपको याद होगा किसानों की आत्महत्या की खबरें बहुत बनती थी, लगता था कि किसान खुदकुशी करते हैं। अब हमारे देश में युवा बेरोजगारों की आत्महत्या की खबरें आम होती जा रही हैं। पीएम मोदी ने बात की कि हमने युवाओं के लिए डिजिटल इंडिया बना दिया, हम मेक इन इंडिया लेकर आए। बात है कि प्रधानमंत्री जितनी बातें कह रहे हैं युवाओं के लिए किया, डिजिटल इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, स्किल इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंड अप इंडिया किया, मतलब उससे देखिए लफाज है एक नंबर के, समझ गए प्रधानमंत्री हमारे जो है शुद्ध रूप से। उनको जुमलेबाजी करना आता है, उनको पता है कि बोलना कैसे है और उसका प्रचार कैसे करना है और लोगों के दिमाग तक पहुँचाना कैसे है। अगर आपका मेक इन इंडिया सफल हो गया था तो फिर आत्मनिर्भर भारत क्या है? मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में क्या फ़र्क है? मेक इन इंडिया में ऐसा आप क्या नहीं कर रहे थे जो आप आत्मनिर्भर में करने लग गए हैं? कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ नया शब्द दे दिया, लोगों को फिर से नई चीज़ में उलझा दिया, फिर से तमाशा दिखाया जा रहा है। और लोग जैसे होते हैं, देखिए हम लोग बहुत मतलब तमाशबीन लोग हैं। मतलब मूलतः इंसान जो होता है उसको बड़ा पसंद, आप सड़क से चलते रहेंगे, सड़क किनारे आपको कहीं लगेगा ना कोई मतलब मदारी जो है बंदर का तमाशा दिखा रहा है, तो 2 मिनट रुक के हम लोग वो भी देख लेते हैं, तमाशा चल रहा है। और हम लोग क्योंकि बहुत प्रो तमाशा लोग हैं हम लोग, तो हम उस तमाशे में जो है उस खेल का पार्ट बनते रह जाते हैं कई बार। तो प्रधानमंत्री जितनी बातें कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए था ना, समाज में रिफ्लेक्ट होता, आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होता, तब ना हम जनता को तो यकीन है ना। कई बार हम पब्लिक में इंटरव्यू करने जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि ऐसा काम किसी सरकार ने आज तक किया ही नहीं, ये तो भगवान है मोदी जी। तो मतलब वो तो देखिए
मतलब उसमें स्पेसिफिक बात मतलब एकाध लोग नहीं मिलते, ऐसे बहुत मैं सारे समझ- लोग मिलते हैं मैं जो कहते हैं कि अभी- मोदी योगी तो भगवान है। मतलब नहीं, अभी देखिए, अभी जो मैंने आपको बात कही ना, जिसमें जब मीडिया की बात और प्रोपेगेंडा मशीनरी की बात हो रही थी, देखिए नॉर्थ कोरिया में जाके आप इंटरव्यू करेंगे तो नॉर्थ कोरिया के लोग आपको बताएंगे कि किम जोंग भगवान है, और नॉर्थ कोरिया के लोगों को नहीं पता है कि वो नॉर्थ कोरिया बन चुके हैं। हमारे देश में भी लोगों को नहीं पता है कि भारत नॉर्थ कोरिया जैसा बन चुका है। नॉर्थ कोरिया में ना लोगों के घर में आग लग जाए ना तो लोग अपनी धन संपत्ति से पहले ना फोटो बचाते हैं किम जोंग की। आप और हम किम जोंग का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको जाके कोई कह देना कि देखो दुनिया में ना क्या कहा जा रहा है नॉर्थ कोरिया के बारे में, तो वो आपको गालियां देंगे, कहेंगे कि भाई तुम दुश्मन हो हमारे, अमेरिका से मिले हुए हो, देशद्रोही हो, हमारा इंटरनल मामला है। तो ये जो बहस है ना, देखिए जब प्रोपेगेंडा बहुत पावरफुल चीज़ होता है, ये जो झूठा, देखिए दुनिया के जितने तानाशाह हुए उन्होंने काम क्या किया है, पब्लिक माइंड को कैप्चर किया है प्रोपेगेंडा के जरिए। जहाँ जहाँ से सूचना का तंत्र हो सकता था उन सबको कैप्चर किया है। आज के समय में सूचना का तंत्र क्या है? व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे मीडियम्स, ये जो मीडिया आपने कहा जिसको घर घर में जिनकी पहुंच है, हम आप जो हैं अपने मित्र के यहाँ जाने से पहले भी अपॉइंटमेंट लेंगे ना कि भाई घर पे हो कि नहीं, लेकिन जो टीवी पे जो एंकर आती है उसको तो अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो रोज लोगों के घर में जो है उसका शो चलता है। वो पब्लिक माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना वो लोग, और उन लोगों के जरिए लोगों को ये भ्रमित कर दिया गया है। तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम जैसे लोग सच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो है सो क्योंकि उनका पूरा कैप्चर हो चुका है, ये जो पूरा मशीनरी है इसको कैप्चर कर चुके हैं, तो वो झूठ जगह जगह पहुंचा देते हैं। अभी सरकार ने एक आंकड़ा दिया है कि पिछली तिमाही में 3 करोड़ 10 लाख लोगों का कुल मिला के 9 सेक्टर में हमने रोजगार दिया है। उसका आधार क्या है? देखिए पहले भी श्रम मंत्रालय का आंकड़ा है। नहीं, इस सरकार ने पहले भी एक बार ऐसा ही बताया कि हमने 7 लाख लोगों को, 70 लाख लोगों को कुछ ऐसा कहा कि हमने रोजगार दे दिया। उसका आधार क्या था? EPFO, मतलब कि जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेटा लेकर उसके बेसिस पे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने बता दिया कि हमने इतना रोजगार दिया है। जबकि उसके पीछे देखिए जितने एक्सपर्ट्स से आप बात करेंगे, EPFO डेटा किसका होता है? जो हमारे देश में फॉर्मल इकोनॉमी में जिनका EPFO रजिस्ट्रेशन है, उसके नियम होते थे कि कोई भी फर्म जो है वो कम से कम 20 कर्मचारी हो तो उनको PF रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सभी कर्मचारियों का। अगर 19 हो तो जरूरत नहीं है। सरकार ने नियम बदल दिया, 20 को 10 कर दिया, तो जिसके पास 11 थे उन लोगों ने भी रजिस्टर करा लिया, कह दिया रोजगार दिए। देखिए जिनकी नज़र हो, जो सवाल पूछेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि ये सरकार स्वतंत्र भारत की में इतनी फ्रॉड गवर्नमेंट नहीं आई है। फ्रॉड मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। एक होता है ना कि भाई हमारा विचार अलग है, हमारा तरीका अलग है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुद्ध रूप से फ्रॉड लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, एकदम सामने से झूठ कह देते हैं, और इनकी जो भोंपू जो है जिसको आप मीडिया कह रहे हैं, उस झूठ को ना सवाल करती है और उसको लोगों तक घर घर पहुंचाती है। तो लोग को तो लगेगा ही कि भाई बहुत सुंदर चल रहा है। वही जो मैंने बात कही, नॉर्थ कोरिया बन गए हैं और पता ही नहीं कि हम नॉर्थ कोरिया बन चुके हैं। तो इसलिए इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। और ये लड़ाई मैंने बार बार आपको कहा कि देखिए ये लड़ाई देश के युवा ही लड़ सकेंगे। बदलाव जो है वो यूथ से ही आएगा, और वो बदलाव दिखना शुरू हो गया है एक सीमा तक ना। कहाँ तक आप बेरोजगार को बता पाएंगे कि तुमको रोजगार मिला हुआ है? कोई किसी की नौकरी जिसकी चली गई है उसको आप कितने दिन तक बता पाएंगे कि मतलब नहीं तुम्हारी नौकरी नहीं गई है? सरकारी भर्तियों में कितनी कमी आप मानते कांग्रेस सरकार से, और अब की अगर सरकार की बात करें मोदी सरकार? बहुत ज़्यादा कमी है। मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। देखिए आप UPSC की बात कर लें, सिविल सर्विसेज का जो रिक्रूटमेंट UPSC के जरिए होता है, SSC की बात कर लें, बैंकों में IBPS के जरिए होता है, रेलवे की भर्ती की बात कर लें, जितनी भी भर्तियों की बात कर लें, आप देखेंगे कि 2013-14 के बाद से हर भर्ती में एक ग्रेजुअल डिक्लाइन है, साल दर साल। मतलब हमारे देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, ग्रेजुएट्स ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन भर्तियां जो है हर साल कम होती जा रही हैं, हर विभाग में कम होती जा रही हैं। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि क्योंकि इस सरकार का जो पूरा जो पॉलिटिक्स और पॉलिसी है वो ये है कि सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप देना है। तो देर सवेर आपका इरादा है कि रेलवे को बेच देना है, देर सवेर आपका इरादा है कि बैंकों को बेच देना है। मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मतलब तो यही कहाँ बेच रहे हो? वही तो वो तो मोनेटाइज कर रहे हैं, आप उसको
आप उसको बेचने का नाम ले रहे मैंने हैं। आपको शुरू में ही कहा ना कि मोदी जी ने जो कहा सिर्फ उसी को अगर हम लोग मान ले, उस पर नहीं, सवाल ना सरकार करें, तो कहते हैं ना कि हम मोनेटाइज कर रहे हैं, बेच नहीं रहे, मतलब उसी को हम बेचना कहते हैं। मोनेटाइज करना क्या होता है? मतलब कि आपकी जेब में जो फ़ोन है वो किसी को दे दे, वो आपको 2000 रुपया दे देगा, आप कहिए मैंने फ़ोन मोनेटाइज कर दिया, मैंने बेचा नहीं है। ये देखिए, ये लफाजी और जुमलेबाजी से तो देश चलता नहीं है। मतलब आप कह देंगे प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, नाम बदल दिया, उससे क्या हो गया भाई? मतलब आप बेरोजगार को कह दीजिए कि समृद्ध है, ये बेरोजगार नहीं है, समृद्ध है, तो उससे उसका क्या हो जाएगा भला? ये जो जुमलेबाजी जो है ना, जो देश में चल रही है कि नाम बदल दिया और उससे कह दिया कि बहुत अच्छा हो गया। हम तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मोनेटाइजेशन की बात नहीं है, और ये कोई निजीकरण वाली सरकार नहीं है। ऐसा नहीं कि सब निजीकरण ये कर रहे हैं, और मैं कि पूरी तरह से निजीकरण विरोधी नहीं हूं मैं। कम से कम जो सरकार के प्रॉफिट मेकिंग एसेट्स हैं, जिससे सोशल सिक्योरिटी मिलती है, समाज में रोजगार, नौकरी मिलता है, सरकार को डिविडेंड मिलता है, फायदा मिलता है, देश का विकास होता है, आप प्रॉफिट मेकिंग एसेट्स को क्यों कुछ चंद लोगों के हाथ में देना चाहते हैं? ऐसा क्या प्रेम है उन चंद लोगों से? मान लीजिए मोनेटाइजेशन ही है आपके घर में। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम सब देखिए सोचते हैं, हम अपने घर को यूनिट मान लिया अगर, तो हमको लगता है कि एक ही हमारे पास मोटरसाइकिल है, मैं ना 10 साल से इसको यूज़ नहीं किया हूँ, पड़ी हुई है एक कोने में, तो भाई कोई भी ले जाए इसको 2-3 हज़ार भी रुपए दे दे, वो है मोनेटाइजेशन। वो समझ में आता है मुझे। अब आप जैसे एयर इंडिया का किया। हाँ, और उसमें आप जब आप कहेंगे कि नहीं, अब जो है आपकी जितनी धन संपत्ति है जो आपके पूर्वजों से आपको मिली है, आपकी ज़मीन है, अब उसको बेचने लग जाएंगे, कहेंगे मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, बेच के दारू पियेंगे और कहेंगे मोनेटाइजेशन कर रहे हैं। देखिए, ये एक कपूत आ गया है भारत माँ का। भारत माता का कपूत है इस वक्त जो बैठा हुआ है केंद्र में। कहते हैं ना भाई, हमारे समाज में क्या कहते हैं, आप अगर पूर्वजों की ज़मीन बेचने लग जाएं, उनकी धन संपत्ति, जो हमारे एसेट्स हैं उनको बेचने लग जाएं, लायबिलिटीज़ को निकाल रहे हैं, तो ठीक है, बेचिए, उसका कर दीजिए निजीकरण। अंबानी अडानी को किसानों ने निशाने पर लिया, आप लोग भी निशाने पर लेते, तो वो तो रोजगार भी देते हैं ना। इसमें मोदी जी की भक्ति कहाँ से आ गई इसमें? मोदी जी का फिर गिव एंड टेक कहाँ है? हमारे देश के प्रधानमंत्री को जो किसी बड़े पूंजीपति की कर्मचारी की तरह दिखने लग जाए, तो फिर उससे तो सवाल पूछा जाएगा ना भाई। सवाल तो ये पूछा जाएगा ना कि जिस अर्थव्यवस्था में पूरे देश में हर आम आदमी के ऊपर उसका कुप्रभाव पड़ा है जिस कोविड के समय में, उसमें सिर्फ 2 व्यक्तियों का इतना दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति क्यों हो रही है? आप क्यों 2 व्यक्तियों को सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए पूरी अपनी सारी नीति उस ढंग से क्यों बना रहे हैं? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो वो कहते हैं कि रोजगार देते हैं ये बड़ी कंपनियां, उसमें क्या बात है? रोजगार, हम तो लड़ ही रहे हैं रोजगार के लिए, देना रोजगार और रोजगार दे, हमें बहुत खुशी होगी। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, ये जो बड़ी कंपनियां हैं या जो अंबानी अडानी, आज के समय में जैसा मैंने कहा ना कि पब्लिक माइंड को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है, प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए, सूचना तंत्र के जरिए। जो सूचना तंत्र, जो मीडिया है, उसमें सबसे ज़्यादा स्टेक इन लोगों का है। ये लोग कभी बताएंगे ही नहीं। आपके चैनल पे मैं खुल के बात कर रहा हूँ ना, अंबानी अडानी का नाम ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ चैनलों को, पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं एंकर कि सर प्लीज़ अंबानी अडानी ये मत बोल दीजिएगा, अंबानी मत नाम लीजिएगा। कैसे लेंगे भाई, मालिक है, मैं भी समझता हूँ। तो वो चला रहे हैं ना, पूरे सिस्टम को चला रहे हैं वो लोग। मतलब आपका कहना है कि उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, रिटर्न में आप उनको कुछ, अब वो आपको कुछ दे रहा है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड का तरीके से जांच करवा लीजिए ना। क्यों एक ऐसा सिस्टम बना दिया पॉलिटिकल फंडिंग का, जहां पता ही नहीं चलता है कि कौन किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है? ये पता चल जाए, समझ में आने लग जाएगा सब कुछ। युवा दिवस पर युवाओं के हालात पर क्या सोचते हैं और मोदी सरकार ने युवाओं के लिए कैसा काम किया है, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहे हिंदुस्तान लाइव। नमस्कार।